नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेक्शन आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपको एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बायो और फिजिक्स कंप्लीट करवा दिया हूँ। नहीं देखे ये वीडियो तो जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जो पूरा करने वाले हैं, यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर हम लोग का रहने वाला है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। दूसरा चैप्टर हम लोग का रहने वाला है भारतीय संविधान के उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची, नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सबको करने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य के सारे क्वेश्चंस। उसके बाद अगला चैप्टर है हम लोगों का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद। संसद में हम लोग राज्यसभा और लोकसभा दोनों को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा करने वाले हैं संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका, राज्य के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र पूरा करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था, नगरपालिका, सहकारी समितियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है यहाँ का। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ राज्य संबंध, उसको पूरा करने वाले हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, भाषाएं, और अगला चैप्टर हम लोग रहने वाला है आपात उपबंध, संविधान संशोधन, और सबसे लास्ट में जो हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है विविध वाला सेक्शन, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाऊंगा, टाइम कम है और इसी टाइम में जो है हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला चैप्टर आपके सामने है। चैप्टर का नाम ही है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। चैप्टर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कानून संप्रभु का आदेश है। यह स्टेटमेंट, यह कथन किसका है ना। तो जाहिर सी बात आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। जॉन एंस्टीन का यह स्टेटमेंट था, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन जो है किसका था, तो जॉन एंस्टीन का। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, जो कि 2 साल 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का टोटल टाइम लगा था, जिसमें संविधान के प्रारूप पर जो है कुल कितना, तो 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के निर्माण में जो है कुल देखा जाए तो कितने, तो 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की जो तिथि है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान में देखा जाए उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, मैं मूल संविधान का बात कर रहा हूँ, 395 अनुच्छेद, ठीक है, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, है ना। तो ये 1946, दिसंबर 1946, ये डेट भी पूछे जाते हैं, आगे मैं बताऊंगा। 11 दिसंबर का डेट था। आइए देख लेते हैं। तो करेक्ट, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर गठित संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था आप देख सकते हैं, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष नामित किया गया था 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को जो है 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनाने में लगा था, आप सबको पता होना चाहिए। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान को अपनाया गया था, मतलब अंगीकृत किया गया था। और अनुच्छेद 394 के अनुसार भारतीय संविधान की लागू, मतलब कि प्रवृत्ति करने की जो तिथि है, आपको पता होना, प्रवृत्ति बोली जाए, लागू करने की जो तिथि है ये 26 जनवरी 1950 है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ कुछ चीजें और देख लीजिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, जिसका नाम है BN राव, इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, मतलब कि अपनाया कब गया था, ये पूछा जा रहा है। आप सबको बखूबी अभी पता चल गया होगा। तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को तो ये अपनाया गया था, ये पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, आप सबको पता होना चाहिए। तो इज द राइट आंसर, अभी आपने देखा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, है ना, संवैधानिक सलाहकार कह रहा हूं, है ना। तो BN राव हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या था, बेनेगल नरसिंह राव, आपने देखा था अभी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो देखो लागू होने का तिथि पूछ रहा है, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब देखो, अभी आपने कुछ देर पहले देखा ना, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रथम बैठक, ये 26 दिसंबर, सॉरी मैं 26 बोला, 9 दिसंबर 1946 को। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के जो है किस या किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, सीधा राइट आंसर, नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम या फिर अंतरिम संसद, अंतरिम संसद। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई, आंसर तो आपने देख लिया। संविधान सभा को जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया, और इसी दिन संविधान के जो है कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद और इसमें जो लागू किया गया, और जैसे नागरिकता का भी कुछ आर्टिकल है, आप सबको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60 आपको पता होना चाहिए। और निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद जो है 324, इसे भी उसमें शामिल किया गया था। अनुच्छेद 366, 367, 379, 380 और अंतरिम संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है ये 388 है, ये भी उसी में शामिल किया गया था, है ना। और अनुच्छेद 391, 392, 393 और अनुच्छेद 394 के अनुसार देखा जाए तो शेष अनुच्छेद जो है लागू किया गया था, आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के कहाँ का कौन सा, तो प्रांतीय शब्द को बदलिएगा कि अध्यक्ष कौन थे, तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इज राइट आंसर, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने जो है इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को जो है अनुमत किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1853 चार्टर अधिनियम के तहत जो है ऐसा किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल सेवा नियुक्ति हेतु इंग्लैंड में वार्षिक परीक्षा कराने का जो प्रावधान था, ये चार्टर अधिनियम 1853 के आधार द्वारा जो है, मैं 1953 बोल दिया हूँ क्या, 1853 ध्यान रखिएगा।
में किया गया था और उस समय उम्र सीमा रखा गया था कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 वर्ष तक रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, को स्थगित करने का अधिकार देता है? कौन से अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, तो सीधा राइट आंसर रॉलेट अधिनियम 1919। आइए देख लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रॉलेट एक्ट के जो है द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकार बिना सुनवाई के जो है यहाँ पे गिरफ्तार कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस अधिनियम ने जो है भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का, पृथक है ना, निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था? कौन सा अधिनियम के तहत? तो आंसर बी हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 1909 में जो है भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, वो लाया गया था और इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल के जो है कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार जो है यहाँ पे प्रदान किए गए। इस अधिनियम ने जो है पृथक निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, के आधार पर मुस्लिम के लिए जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है, इनका क्या कहना था? तो मैं आपको बता दूं कि कई बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, तो आंसर हालांकि इसका डी हो जाएगा, अर्धसंख्या है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, ये अर्धसंख्या क्या कहते हैं। तो प्रोफेसर केसी हियर के ने जो है भारतीय संविधान को कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कहा है, अर्थात जो है अर्धसंख्यात्मक जो है संविधान है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो प्रोफेसर केसी हियर का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने जो है इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जाए? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आपने जरूर सुना होगा, इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ठीक है, तो आंसर इसका ई हो जाएगा, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इस अधिनियम में 330 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थे और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, यह संघ देखा जाए तो 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और 29 रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांत के लिए जो है संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, ध्यान रखिएगा, किंतु देशी रियासतों के लिए यह जो है ऑप्शनल था, ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का जो है अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासी संवैधानिक जो है आधार प्रदान किया गया। साथ ही केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा ही किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय जो है इसलिए किया गया क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का सभी क्वेश्चन है ना, आंसर हालांकि इसका ये हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया था। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, होता यह है 1929 ईस्वी में जो है लाहौर की बात करूं तो कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और यह निर्णय लिया कि आज के दिन मतलब कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। होता क्या है आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1930 को जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इसलिए 26 जनवरी के ही दिन स्वतंत्र भारत का जो है संविधान लागू करने का निर्णय भी लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर हम लोग है भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान के स्रोत, कौन कौन से देश से लिया गया, अनुसूची और नागरिकता से संबंधित सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, तो आर्थिक रूप से पिछड़े या फिर पिछड़ों जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को जो यहाँ पे शामिल किया गया? तो अनुच्छेद जो है यहाँ पे देख लेंगे 15 का 6 और 16 का 6 को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण किया गया, का प्रावधान किया गया था। ये बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता, इस लाइन को पकड़िएगा, है ना, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सारे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछे, तो आंसर हालांकि बी हो जाएगा, यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसे देख लेते एक बार। देखिए, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर जो है डाइसी के जो है यहाँ पे विधि के शासन के समरूप है। यह जो है एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरूपित कर्तव्यों के मामले में जो है समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के जो है साधारण विधि के अधीन होगा। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 14 से 18 में बात करें तो मतलब क्षमता या समानता का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान, आप सबको पता होना चाहिए, हम लोग बहुत अच्छे से थ्योरी वाला क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें अलग अलग ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये अलग अलग अनुच्छेद में यहाँ पे संशोधन किया जाएगा और ये जो है इसका गठन किया गया। देखो यहाँ पे जो आर्टिकल आपको दिख रहा होगा 100 आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भारत में जो है एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए जो है निम्न अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। पहला जो आप देख सकते हैं, जो संसद के सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में प्रावधान है, आपको पता होना चाहिए, इसमें भी तो संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा जो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 172 है, राज्य की विधायिका के कार्यकाल में जो है यहाँ पे भी संशोधन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 85 संसद सत्र और सत्रावसान और विघटन, जैसे बात है ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद अगर 174 की बात करें तो राज्य के विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान का विघटन इससे संबंधित है, तो उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। और अगला जो है अनुच्छेद 356 राज्यों में यहाँ पे सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की जो है दशा में उपबंध है 356 से। तो ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता का जो लक्षण है ये क्या है भाई? तो आंसर हालांकि इसका बी हो जाएगा, संघात्मक शासन का। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दोहरी नागरिकता की मैं बात करूँ तो ये संघात्मक शासन का लक्षण है और अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसे जो है अपनाया गया है। भारत के संविधान में देखा जाए तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता का व्यवस्था किया गया भारतीय संविधान में, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है भारत में, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी कोई विधायिका नहीं है? सॉरी, वो लद्दाख हो जाएगा, है ना। बाकी जम्मू कश्मीर में है, आपको पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, है ना।
कह रहा है यहाँ पे जम्मू और कश्मीर राज्य विधान के बाद जो है विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अपनी कोई विधायिका नहीं है, कोई विधायिका नहीं है, और केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का जो है विभाजन दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में करने का फैसला लिया। और इस संदर्भ में जो है संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित किया था। और यह विधेयक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के जो है अधिकतर प्रावधान समाप्त करने और जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख जो है बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान करता है। आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो है न्यायिक प्रणाली किस आधारित है या फिर किस पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आइए थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। देखिए भारत में न्यायिक प्रणाली का जो है प्राथमिक एवं जो मुख्य स्रोत है भारत का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम और देखा जाए उपनियम, आदेश अथवा निर्देश तभी तक जो है विधिमान्य है जब तक वह जो है संवैधानिक बंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वाचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप में जो है गतिशील जो है अर्थात आप कह सकते हैं कि विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में जो है निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है और इसमें भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता है। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्वों के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में इसे जो है सुस्पष्ट किया गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि भारत की संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची है ना। आइए देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य को छोड़कर यहाँ पे बात कही गई है। अनुच्छेद 5 यहाँ पे अनुसूची 5 अनुच्छेद 244 के भाग ख खंड 5(2) में उपबंध किया गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों की जो है अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे। साथ ही जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का जो है विनियमन कर सकेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो आंसर हालांकि इसका जो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 8वें। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है, जो मूल संविधान में 14 थी। वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हो गई है, आपको पता होना चाहिए। 21वें संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो प्रेजेंट टाइम कितना है? 22 भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से संघीय शासन की जो है एक प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई यहाँ पे संघीय शासन के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। संघात्मक सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारों या फिर सरकारें एक समान संप्रभुता के अधीन होती है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारें या फिर सरकारों में जो है शक्तियों का विभाजन लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्चतम लिखित और कठोर संविधान तथा स्वतंत्र उच्च न्यायालय आदि शामिल इसमें है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण खेल। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था, जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं, उससे संबंधित है और इसमें 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें जो है आप देखेंगे यहाँ पे तो वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान के केवल 8 अनुसूची का उपबंध किया गया था, आपको पता होना चाहिए मूल संविधान में, और बाद में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, तो उसमें शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन हुआ था, कब? तो 1985 में, है ना, तो उसको जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित है। और उसके बाद 1992 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1985 में, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया, देख सकते हैं 1985 में, जो कि दल बदल से संबंधित है। 1992 में संविधान में संशोधन हुआ था, 73वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था और 74वें नंबर का, है ना, आपको पता होना चाहिए। इसमें 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची और 12वीं जो है ये नगरीय प्रशासन से संबंधित है। ये डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये डेट। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन करें कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में देखा जाए तो 11वीं अनुसूची जो कि 243 जी द्वारा कितने विषयों को जो है पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना। तो 11 नंबर का आंसर लाके डी हो जाएगा, 29 विषय अभी आपने देखा है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कि जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची का विषय है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है निम्न 5 विषयों को ध्यान रखिएगा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ये विषय कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, वन, नापतौल, वन जीव एवं पक्षी का संरक्षण, और अगला है न्याय का प्रशासन। ये सभी का सभी 5 विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना को जो है यहाँ पे देखा जाए तो कह रहा है संविधान की प्रस्तावना को भारत की
राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? इसका आंसर ये हो जाएगा के एम मुंशी के द्वारा कहा गया था। ये देख लेते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को आप देखा जाए तो राजनीतिक कुंडली कहा है। और संविधान सभा के एक अन्य सदस्य जिसका नाम था पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आपको मिलान करना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूची 1 में यहाँ पे विषय है और यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है। ये देख लेते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित जो ग्राम पंचायत गठन से संबंधित जो आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो है 40 से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ जल्दी में, ठीक है। तो आर्टिकल 40 यहाँ पे हो जाएगा। समान नागरिकता संहिता, ये आर्टिकल 44 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद में है? तो आप सर ये जो है कौन सा हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा शायद, है ना। आर्टिकल 50 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास की बात करें तो यहाँ पे जो आर्टिकल हो जाएगा ये आर्टिकल 51 हो जाएगा ना। हाँ 51 हो जाएगा यहाँ पे। और कृषि पशुपालन से संबंधित जो आर्टिकल है यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से मिलान कर लीजिए, हालांकि इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा, है ना। इस तरीके का कोई आर्टिकल वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ई हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार सर से निकाल से देख लीजिएगा। ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 है, समान नागरिकता संहिता से संबंधित जो आर्टिकल है वो 44 है, कृषि पशुपालन से संबंधित आर्टिकल 48 है, और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो पृथक्करण किया जाता है वो आर्टिकल जो है 50 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास से संबंधित अनुच्छेद जो है आर्टिकल वो 51 है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की देखा जाए भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो सबको पता है 1956। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन के बाद जो है अन्य भाषाई देखा जाए अन्य भाषाइयों द्वारा अलग राज्य की मांग जो यहाँ पे तेज हो गई, है ना। जिस पर जो है देखा जाए तो विचार के लिए वर्ष 1953 ईस्वी में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्य जो थे, 3 सदस्य में से जो अन्य सदस्य आपको पता एम के पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। और इस आयोग ने जो है 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी और इस समिति ने राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया। और एक इस लाइन को समझिएगा, एक राज्य एक भाषा एक सिद्धांत को स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं अस्वीकार कर दिया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है स्थान नहीं है? दोबारा सुनिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे लिखा हुआ है ना। तो कह रहे हैं एक बार मैं रिपीट कर दूं, अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं है। तो इसका आंसर हालांकि सी हो जाएगा, सभी के लिए शिक्षा, बाकी आपको पता होना चाहिए सब है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी के लिए आर्थिक न्याय की भी बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की भी बात करता है ना। तो सी हालांकि इसका आंसर हो जाएगा, ये देख लेते हैं। कह रहा है अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा का स्थान नहीं है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का क के तहत मौलिक अधिकार में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना की मैं बात करूँ तो ये जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 की मैं बात कर लूँ तो संविधान सभा को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं ना। ये संविधान की प्रस्तावना है और ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। संविधान की प्रस्तावना रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि निम्न शब्दों पर विचार करें और कह रहा है कि सही शब्द का जो को विचारानुसार क्रम में आपको सजाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना। और इस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हालांकि आइए देख लेते हैं। तो आप जब यहाँ पे प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना तो देखिए प्रस्तावना में यहाँ पे समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ पे शब्द से शुरू हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि पहले कौन सा शब्द आया उसके बाद कौन आया है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। हालांकि सार्वभौमिक हो जाएगा पहले नंबर पे, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा भाई? तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, नहीं दूसरे नंबर पे ये समाजवादी हो जाएगा, समाजवादी यहाँ पे दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा डी धर्मनिरपेक्ष, और 5वें नंबर पर प्रजातांत्रिक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका आंसर ये हो जाएगा, ये राइट आंसर 17 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सबको पता होना चाहिए। भारत की मैं बात कर लूँ तो एक जो है सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के बारे में दिया गया, आपको पता होना चाहिए, और इस रूप में से घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और डायरेक्टली प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से छपते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम है तो भाई जब तक आप प्रस्तावना याद नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, है ना। तो प्रस्तावना याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आंसर लाइक डी हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी और गणतंत्र। ये आंसर डी हो जाएगा हालांकि इसका 19 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से शुरू होता है, ऐसे शब्दों से शुरू होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम जो उल्लिखित जो शब्द है, शब्द हम जो है आपको पता होना चाहिए भारत के लोग से है, हम भारत के लोग से हैं और इस संविधान को अंकित अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। इसका अर्थ है कि भारतीय शासन एवं सत्ता की संप्रभुता जो है जनता में निहित है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये जोड़ा गया है, ये देख लेते हैं। देखिए भाई साहब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है ना। तो ये 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस संशोधन से जो है स्वर्ण समिति की सिफारिश पर आपको पता होना सिफारिश प्रभावी हुई है या फिर हुई। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकता के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है नया जो है आपको पता होना चाहिए, नया भाग 4 का क में 5 विषय का जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है और ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। आपको पता होना चाहिए शिक्षा, वन वन्यजीव एवं पक्षी का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन,
उच्च और उच्च न्यायालय के अलावा जो है सभी न्यायालय का गठन और गठबंधन इसमें या फिर संगठन शामिल है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए हैं ना। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द आ गया, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द, है ना, सॉरी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय या फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को जो है पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हालांकि डी हो जाएगा, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष जो कि बाद में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन से समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, अभी आपने देखा। अगला प्रश्न आपके सामने है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, गलती मत करिएगा, है ना, नहीं तो आसान क्वेश्चन कई बार हम लोग गलती कर बैठते हैं। पहले निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतवर्ष को एक जो है पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पंथनिरपेक्षता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की जो है प्रकृति क्या है, ये पूछ रहा है। तो आंसर जो है हालांकि इसका ई हो जाएगा। क्यों ई हो जाएगा जरा सा देखिएगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों की जो मत जो है इस प्रकार है। देखिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। प्रोफेसर केसी वीयर के अनुसार क्या कहना है था, इनको अभी आपने देखा था कुछ देर पहले। तो कहना है कि भारतीय संविधान एक जो है अर्धसंघीय संविधान है और यहाँ पे एसआर मुंबई बनाम भारत संघ के बाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान देखिए इस लाइन को समझिएगा, परिसंघीय संविधान है। तो उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक एकात्मक दोनों का मिश्रण है। तो यह संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुकी हुई है। तो आप जाहिर सी बात है आंसर क्या टिक करेंगे, संघीय एकात्मक, ये दोनों हो जाएगा, एक साथ आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को माइंड में रखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये साधारण बहुमत की जरूरत पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368, संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा सबको पता है, तो साधारण बहुमत से जो है संशोधित किए जाते हैं। और ये जो है संघ में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नया या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है ये सब। और नागरिकता में से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 11 के तहत ऐसा प्रावधान है। और राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन जो है अनुच्छेद 169 के तहत ऐसा प्रावधान है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए संसद की जो है साधारण बहुमत से, अभी आपने देखा था। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। संघ सूची में कितने विषय है, राज्य सूची में कितने विषय है, समवर्ती सूची में कितने विषय है, भाई ये कह रहे तो हालांकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहे तो देख भी सकते हैं। संघ सूची में प्रेजेंट टाइम में जो है ना, ये विषय की संख्या टोटल जो विषय है वो 97 है ना, थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 100 है यहाँ पे इसकी संख्या। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पे देता हूँ, वर्तमान में अभी 100 है। अगर मैं यहाँ पे राज्य सूची के बारे में बात कर लूँ तो राज्य सूची में अभी 66 विषय है, लेकिन अगर वर्तमान में बात करूँ तो यहाँ पे 61 विषय है, ये ध्यान रखिएगा। और समवर्ती सूची में अभी 47 विषय है ना थे, और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये 52 विषय है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं, यहाँ पे हालांकि देख लीजिएगा। तो यहाँ पे करेगा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में देखा जाए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कौलिक है, इसके अंतर्गत निम्न जो है यहाँ पे प्रवेश किया है। तो संघ सूची में वर्तमान में देखा जाए तो 97 विषय है, वर्तमान में 97 नहीं है, वर्तमान में 100 है, लेकिन उस समय 97 था। राज्य सूची में 66 और वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में 47 और वर्तमान में देखा जाए तो ये 52 विषय है। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये 7वीं अनुसूची का जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे लाइन को देखिएगा, देखिए तीनों अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय जो है डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे संघ सूची का कौन सा विषय है और यही पेपर में आता है, जैसे रेल हो गया, बैंकिंग हो गया, डाकघर हो गया, बीमा हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वायदा बाजार हो गया, जनगणना हो गया, निगम कर हो गया, ये सब का सब संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कौन सा है, लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, कारागार हो गया, स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, जल हो गया, ये सब का सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय कौन है, तो 1 है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है या योजना है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये सब का सब समवर्ती सूची का विषय है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। कारखाने, विद्युत आदि, ये सब का सब समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य सूची से कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया और यहीं से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेंशन भी है, लिखा भी हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा हो गया, वन्यजीव हो गया, पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन आदि समवर्ती सूची में, राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है तो शिक्षा समवर्ती सूची का है। अगला क्वेश्चन है कि भाई भूमि सुधार 22 के विषय के अंतर्गत आता है, तो यह जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधारों को सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार के जो है कार्यों को यहाँ पे कारगर बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन करें कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो देखिए यह जो है भारतीय बैंक में धन जमा करके ये नहीं प्राप्त किया जा सकता है। देखिए आपको पता होना चाहिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने का 5 शर्तें हैं। एक तो जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंश के आधार पर कर सकते हैं, पंजीकरण से कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से तथा क्षेत्र जो है समाविष्ट के आधार पर कर सकते हैं, है ना, भूमि देके कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है असम समझौते से जो है आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अधीन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2014 के पूर्व भारत आए हुए हिंदू, कौन सा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है ना, तो ये दल बदल से संबंधित आप सबको पता होना चाहिए। देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे हम लोग लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, तो 1985 में देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को, है ना। और इसका उद्देश्य है राजनीतिक लाभ और पद के लालच में जो है दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को जो है अयोग्य करार देना ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
कि भारतीय संविधान की जो है जिस धारा के अनुसार विधान सभा का गठन किया गया वह है ना, तो 170 के तहत। आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की जो है विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जो है या फिर निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से जो है अन्यून मतलब कम, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का जो 28वां राज्य है? तो सबको पता है झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, ये 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड राज्य का सृजन किया गया, जो भारत का 28वां राज्य बना था। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में 28 राज्य है और 8 जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने जो है सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो आंसर हो जाएगा अभी कनाडा से। आइए देख लेते हैं। देखो भाई, होता ये है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ जो है संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्ति आदि जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला चैप्टर हम लोगों का है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आइए करते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा जो है क्या है? तो आप सबको पता है प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये देख लेते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना की मैं बात करूँ तो हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का जो स्रोत है, भारत की संपूर्ण शक्ति का जो स्रोत है भारत की जनता है। आपको मैं बता दूं 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में जो है कहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो आंसर इसका हालांकि डी हो जाएगा। जस्टिन के.एस. पचास्वामी केस में ऐसा कहा था। आइए देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी का सभी क्वेश्चन है। देखिए, जस्टिन के.एस. पचास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के प्रमुख वाद में सर्वोच्च न्यायालय के 9 जो है न्यायाधीशों की जो है खंडपीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के भाग 3 के तहत मूल अधिकार माना और इसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण भी प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद का संबंध जो है मौलिक अधिकारों से है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्मित किया था, ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय ने निर्मित किया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, परंतु इस निर्णय में मतलब इस निर्णय के विरुद्ध संसद ने जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा उपबंध किया गया था कि किसी भी मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा कर सकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष जो है समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको पता है ये अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान है। आइए देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सभी पर जो है यह अधिकार लागू होता है। साथ ही विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, समितियां या किसी अन्य तरह के विधिक व्यक्ति सम्मिलित इसमें है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, केंद्र द्वारा इकाइयों का समाप्त किया जा सकता है, जो कि डायरेक्टली गलत है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखो भाई, एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है अंतर्गत केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता है और यहाँ पे क्या बोला गया था कि किया जा सकता है, जो कि डायरेक्टली गलत था। एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां जो है केवल केंद्रीय सरकार में निहित होती है और इकाइयां अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती है, मतलब कि राज्य जो है अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण आप सबको पता है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, चाइना है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेख है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान किया गया है। आइए देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसके अंतर्गत जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जैसे रीट जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाई कोर्ट जो अगर ये रीट जारी करते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने का अधिकार है ना, अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत किया गया था। ये देख लेते हैं। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य उस समय शामिल था। लेकिन 2002 ईस्वी में 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। अभी प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि यहाँ पे आपको चूज करना है असत्य मेल कौन है? तो ये सबका सब असत्य मेल है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो हालांकि आंसर जो हो जाएगा इनमें से जो है सभी का सभी आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है। देखिए, मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 48 जो है, जिसमें ये प्रावधान है कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 49 में प्रावधान जो किया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में प्रावधान आप सबको पता है कि पंचायती राज या फिर ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 45 की मैं बात करूँ 45 का, तो 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों का शिक्षा और देखभाल से संबंधित है, अनुच्छेद 45। अगला जो है आप देख सकते हैं पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो आपको पता होना चाहिए समानता का अधिकार, डी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं अस्पृश्यता का यहाँ पे समाप्त करने का जो प्रावधान है, ये आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 17 में है ना, व्यवस्था किया गया है। अस्पृश्यता से
उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं। मैं आपको बता दूं, अस्पृश्यता को दंडनीय बनाने हेतु 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1976 में संशोधन द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप सबको पता है संपत्ति का अधिकार जो है प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं वर्तमान में देखा जाए तो संपत्ति का अधिकार की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार में नहीं है, जो कि पहले मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में रखा गया था। होता यह है कि 44वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर करके विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। आप सबको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मूल संविधान की जो है अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। वर्तमान में जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो कौन से संविधान संशोधन के था? तो 44वें नंबर का संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, अभी आपने देखा था, मैंने दिखाया हूं अभी, है ना, तो उसमें कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देश सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ये पूछ रहा है। तो हालांकि आंसर इसका ये हो जाएगा, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 39 में कुल जो है 5 प्रकार के निर्देशक तत्व रखे गए हैं, जिसमें ने देखा पहले नंबर का जो था लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाने, स्वास्थ्य में सुधार संबंधी तत्व नहीं रखा गया है। ठीक है, ये नहीं रखा गया, जबकि समान कार्य के लिए जो है समान वेतन, जीविका हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना इत्यादि सब इसमें शामिल है। माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का जो है निर्णय किस विषय से संबंधित है? ये पूछ रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा, सरकारी नौकरियां में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंदिरा साहनी मामले 1992 में सर्वोच्च अदालत ने उन्नत वर्गों यानी क्रीमिलेयर को जो आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि एससी और एसटी वर्ग की जो है क्रीमिलेयर की अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बना भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में निर्णय केवल आरंभिक नियुक्ति तक है और इस पदोन्नति प्रमोशन में नहीं यहाँ पे है। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को अविलंब कराने हेतु न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? तो आप सबको पता है परमादेश। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। किसी भी कार्य को अविलंब कराने के लिए जो है न्यायालय से परमादेश रीत जारी करने का याचना की जा सकती है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनके या फिर उनसे उनके कार्यों उसे न कराने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये सब आप पहले से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो भाई उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार के रक्षार्थ या कह सकते हैं उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के साथ अन्य अधिकार में जो है या फिर अन्य अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट निकालने की शक्ति प्राप्त है। रीट 5 प्रकार से जारी कर सकते हैं, है ना। पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश 5 प्रकार की जारी कर सकते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा। इन रीटों में उत्प्रेषण रीट को जो है पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है, क्योंकि इसमें निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है और साथ ही यह ध्यान देना आवश्यक है कि अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का जो है घोषणा पत्र कहा? तो ये कौन कहा था? आप सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा है। निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इसका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी का संविधान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को। आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा माना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन गलत करने का थोड़ा सा चांसेस रहता है, तो गलती मत करिएगा। ठीक है, प्रस्तावना के लेके और संविधान उपचारों के लेके, तो यहाँ पर गलती मत करिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? कह रहे किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? ये कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। आइए देख लेते हैं। प्रतिषेध रीट से तात्पर्य है कि मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों को जो है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने या प्रकृति न्याय के नियम के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, लेकिन यह जो है कार्यकारी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रीट ऑफ वारंटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, को दायर किया जा सकता है, तो यह जो है किसी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आंसर सी हो जाता। देखिए, रीट ऑफ वारंटो से तात्पर्य है कि आपका क्या अधिकार है। ठीक है, यह रीट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है या की जाती है जिसने किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारित किया है। इस रीट द्वारा जो है यह पूछा जाता है कि किस प्राधिकार से जो है उसने जो पद ग्रहण किया है, तो वो पद ग्रहण किया है ना, तो पूछ सकते हैं। यदि वह व्यक्ति अवैध रूप से पद धारण करता है तो न्यायालय इस रीट द्वारा उसे हटा सकता है या फिर हटा देता है। इस रीट के लिए याचिका को कोई भी व्यक्ति न्यायालय में प्रेषित कर सकता है, चाहे वह भले ही व्यक्तिगत रूप से पीड़ित ना हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एवी डाइसी के अनुसार भारत में विधि का शासन इस लाइन को समझिएगा, किसमें निहित है? तो आंसर सी हो जाएगा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आइए देख लेते एक बार। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में एवी डाइसी के अनुसार विधि का प्रशासन निहित है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या
विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। केशवानंद भारतीवाद 1973 में विधि के शासन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का आधारभूत लक्षण घोषित किया गया या फिर लक्षण घोषित किया गया, और यह 3 समानताओं पर आधारित है। पहला विधि की सर्वोच्चता, दूसरा विधि की समक्ष समानता, और तीसरा जो है नियंत्रण शासन व्यवस्था, जिसे हम लोग मनमानीपन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य क्या मतलब है इसका? तो ए आंसर हो जाएगा किसी भी या फिर सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक जो है न्यायतंत्र। आंसर ए हो जाएगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विधि का शासन का मतलब क्या है? तो आंसर क्या होगा? कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से जो है यहाँ पे मनमानीपन से बचना। तो आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इसे एक बार ससरी निगाहों से। देखिए, परमादेश की रीच किसके विरुद्ध नहीं हो सकती है? परमादेश की रीच किसके विरुद्ध नहीं हो सकता है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आप जारी नहीं कर सकते हैं। देखिए, परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, और इस प्रकार के परमादेश या उच्चतम या उच्च न्यायालय का आदेश है जिनके द्वारा किसी भी लोक प्राधिकारी को जो है उनके विधिक या लोक कर्तव्य या संविधि के अधीन आरोपित कर्तव्य को पूरा करने का आदेश दिया जाता है। और यह रीच जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राजदूतों के विरुद्ध जो है जारी नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से माइंड में रखिएगा। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये रीच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो अभी नाम बताऊँ उससे जो है इनके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है? राज्य की सुरक्षा। आंसर हो जाएगा सी। आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, कदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतकरण की जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता का और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन यह अनुच्छेद किसी ऐसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो आप देख सकते हैं। इन नंबर पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा लौकिक क्रियाकलापों का जो है विनियमन या निर्बंधन करती है। बी नंबर का पॉइंट देखिएगा, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। जबकि कृपान धारण करना, लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाता है। आपको पता होना चाहिए, ये कुछ बेसिक बातें माइंड में रखिएगा। विधिक सूत्र संबंधित है, तो आंसर हालांकि यहाँ पे विधिक सूत्र ऑर्टिफाइड संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा दोबारा यहाँ पे खतरा से, है ना। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत मौलिक अधिकार जो है ऑर्टिफाइड्स, कॉन्विक्ट्स या दोहरे खतरे, आप इसे हिंदी में कहते हैं दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है, जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब एक व्यक्ति है तो उसे बार-बार भाई आप एक ही अपराध के लिए दंडित नहीं कर सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं, ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर सी हो जाएगा भाई, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है ना, तो ये गलत है। कौन सा सही नहीं? ठीक है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित प्राकृतिक न्याय, गोपनीयता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, जीवन के अधिकार में जो है स्वास्थ्य का अधिकार सम्मिलित है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहा है कि अनुच्छेद 51A का जो है क्लॉज के कब जोड़ा गया है? सी हो जाएगा संविधान के 66वां संविधान संशोधन 2002 में। ये कुछ बेसिक बातें देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंद या फिर सॉरी पद बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है शब्द संबंधित है, तो आंसर क्या होगा? ये विधिक व्यवस्था से। अभी इसके बारे में हम लोग देख लिए हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण विधिक व्यवस्था से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानून जो है ये आज्ञापत्र रीत होता है, जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह आदेश होता है कि निरुद्ध व्यक्ति माफी चाहता हूँ, निरुद्ध व्यक्ति को अदालत के जो है प्रमुख सम्मुख सशरीर प्रस्तुत किया जाए, और यह जो है राज्य तथा निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जो है यहाँ पे प्राप्त है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी व्यक्ति की जो है अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा रीच जो है लागू होती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण अभी आपने देख लिया। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार या नागरिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व जो है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को जो है एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकारिता प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता अधिक विस्तृत है, और उच्चतम न्यायालय जहां केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकार परीक्षा से संबंधित रीट जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य विषयों के संदर्भ में रीट जारी कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति दी गई है? तो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा क्या? नहीं, डी होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, ये पूछ रहा है। तो आंसर हालांकि बी हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, और अगला जवाब देख सकते हैं समान नागरिकता संहिता, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है, और अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है, और अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान है। छोटे परिवार के जो है मापदंड का वर्णन संविधान में नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है और बार बार पूछे जाते हैं। देखिए भाई, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको पता होना चाहिए। और अगला आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये पहला और तीसरा सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं ससरी निगाहों से। देखिए, संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन या फिर विवरण है। इस उपबंध या फिर इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो या फिर की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। निम्न 5 अधिकार केवल
भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये कौन कौन सा भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ये सामाजिक समानता अनुच्छेद 14, दूसरा लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता जो कि अनुच्छेद 16, और तीसरा जो पॉइंट देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, और चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, और पांचवा जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 30। इसके अतिरिक्त जो है अन्य भारतीय या फिर अन्य अधिकार भारतीय एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है ना। ये जो 5 जो इंपॉर्टेंट था इसे भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी जो है यहाँ पे उपबंध है। तो जैसी बात ये संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में गैर नागरिकों को संवैधानिक निराकरण का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की जो है व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना डाइस के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो आंसर हालांकि बी हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 के तहत, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए ये कुछ बेसिक बात है, आपको मैं पहले बता चुका इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बार पूछ लेते हैं कि 86वें नंबर का संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 21 का जो है अंत स्थापित कर यह व्यवस्था की गई और राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग जैसे राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और उपरोक्त प्रावधानों के परिपालन हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 को संसद ने 4 अगस्त 2009 में मंजूरी प्रदान करने के पश्चात जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। ये बेसिक बात है और बार बार ये पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भारत के संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। देखो भाई ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल जो है 19 है। आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में प्रेस के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग नहीं किया गया, यह बल्कि वाक यहाँ पे देखिएगा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 का आई के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है समाहित है। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण तथा अनुच्छेद 22 का संबंध कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध के संरक्षण से है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, भी हो जाएगा सही। आइए देख लेते एक बात। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए डॉक्टर स्वानसी समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है जोड़े गए हैं। प्रारंभ में 10 कर्तव्य को मूल कर्तव्य के रूप में जो है शामिल किया गया। 86वें नंबर का संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया और हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 के तहत जो है शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। इसे सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। आंसर सी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 42वें संविधान अधिनियम। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में नया अध्याय जोड़ा गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के जो है 10 आचार यहाँ पे आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। देखिए भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो आंसर हो जाएगा राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो आप सबको पता है भाई अनुच्छेद ये 12 से 35। एक बार देख लीजिए एक बार और। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। तो बी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बोलिए, मूलभूत अधिकार बोलिए, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। आंसर सी हो जाएगा निर्देश परिवर्तनीय नहीं जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ना। तो ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश है, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्ति को राजनीति के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। अगला प्रश्न है एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। तो जैसे बात है कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करता है ये नीति निर्देशक तत्व में, तो ये इज राइट आंसर। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रयोजन शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक क्रांति का पथ परस्त कर जो है कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना है। इन आधारभूत सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सामूहिक रूप से ये सिद्धांत भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत का वास्तविक महत्व इस बात का है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व का जो यहाँ पे द्योतक है। अगला प्रश्न आपके सामने है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या होगा, मौलिक अधिकार के संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए भाई संविधान के जो है अनुच्छेद 32 में प्रदत्त संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय मूलाधिकारों की जो है यहाँ पे रक्षार्थ 5 प्रकार की रीत जारी करता है, आप सबको पता होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के संबंध में कहा है कि एक यह अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि भाई भारतीय संविधान में भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन गलती मत करिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन में लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और
भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24। आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 से कम आयु के बच्चों किसी कारखाने, खान अथवा अन्य संकटमय नियोजन में जो है नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तो आप सबको पता है कि मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम से का प्रतिषेध के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 17 आप सबको पता है कि अस्पृश्यता कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में जो है निकाल दिया गया था? तो भाई ये मोरारजी देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको बता दूं, संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था संपत्ति का अधिकार को, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो आपको बताना चाहिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। देखिए 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, और जिसमें 2009 में हुआ था ये संशोधन, सॉरी 9 में नहीं, 9 में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जो है संशोधन द्वारा धारा 21 का क मतलब अनुच्छेद 21 का क में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 को शामिल करके इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर हम लोग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी संसद, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के सारे क्वेश्चन को हम पूरा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संसद का जो निर्माण है किन किन अंगों से होता है? तो जैसी बात है, आसान सा क्वेश्चन है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर बनता है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले से पहले यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, ध्यान रखिएगा, संसद का भाग होता है, किंतु किसी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। वह सदन के सत्र को आहूत करता है राष्ट्रपति, है ना, और उसका सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, ये संस्था कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है संघीय मंत्री। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद हमेशा उत्तरदायी होता है। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे, और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आपको मैं बता दूं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो वास्तविक शक्ति किसके पास में होगा? प्रधानमंत्री के पास होगा। अगला प्रश्न है, संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100वें वर्ष पूरा किया है? तो भाई ये लोक सेवा समिति, इसे लोक लेखा समिति भी कह सकते हैं। देखो भाई, संसद की लोक लेखा समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरा किए हैं। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में लोक लेखा समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। डायरेक्टली ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके सदस्य का जो है चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय बोलिए चाहे हस्तांतरणीय बोलिए, है ना, उसके मत के माध्यम से किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पराजय जो है विपक्षी दल का नेता होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है ना। तो देखो भाई यहाँ पे एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्यों एक से अधिक हो जाएगा, जरा देख लीजिएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति के गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 80(1) में यह उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक कितना? तो 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यसभा में बात कर रहा हूं, तथा अन्य सदस्य का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, और यह चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, और ज्यादा से ज्यादा 250 सीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, और अभी तक जो टोटल 4 परिसीमन आया है ना, 4 परिसीमन का गठन किया गया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया थ्योरी वाला क्लास में। इस परिसीमन को जो है किस वर्ष तक रोका गया है? तो 2026 तक। आइए देख लेते हैं। देखिए होता यह है कि 84 नंबर का संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, और वर्ष 2026 तक लोकसभा का जो है परिसीमन वर्ष 1971 गणना के अनुसार, मतलब जनगणना के अनुसार आधार पर ही जो है किया गया है, आपको पता होना चाहिए। साथ ही राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों का जो है विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, या फिर निर्वाचित के लिए जो पात्र हो सकते हैं? जितने बार चाहे वो उतने बार हो सकते हैं। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, कितनी बार लड़ सकते हैं चुनाव। देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी जब तक पद ग्रहण न कर ले, तब तक राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है, ध्यान रखिए। संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार वह पद पर जो है पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार जो है निर्वाचित हो सकता है, मतलब कि जितने बार चाहे उतने बार निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि अमेरिका में जो है यह प्रावधान है, एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ये अमेरिका में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने बार चाहे उतने बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र सामान्यतः? सबको पकड़िए, कम से कम 2 सत्र तो बुलाया जाएगा, लेकिन सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, करें कि संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति समय समय पर आदेश जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामान्यतः जो है 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो अभी प्रेजेंट टाइम में शीतकालीन सत्र चल रहा है ना, तो बजट सत्र का टाइम पीरियड में बात करूँ तो फरवरी से मई होता है, मानसून सत्र का जुलाई से सितंबर होता है, और शीतकालीन सत्र की मैं बात करूँ तो यह नवंबर से दिसंबर होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन करें कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? देखो शब्द क्या बोल दिया, कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2 सत्र साल में बुलाया ही जाता है कम से कम। देखिए लोकसभा संसद का जो है निचला सदन है, राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम जो है 2 बार आहूत करेगा, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सहायता और मंत्रणा पर ही जो है यहाँ पे संसद के सत्र आहूत करेगा। पिछले सत्र और आहूत किए जाने वाले सत्र के बीच में की अवधि 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू है, आप सबको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति है, ये 15वें नंबर का, ठीक है। मैं आपको बता दूं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इससे पहले जो है 15 से लेकर 21 तक झारखंड के राज्यपाल रही है द्रौपदी मुर्मू, आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म जो है ये 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जो है ऊपर बेरा गांव में एक जो है संथाली आदिवासी परिवार में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? ये 1949 में किया गया था। देखिए भारतीय संसदीय समूह की स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 1949 में किया गया था, परंतु इसका प्रस्ताव संविधान सभा का जो है यहाँ पे 16 अगस्त 1948 को पारित किया गया था संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है ना? तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा 108। देखिए किसी विधेयक या विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष मतलब स्पीकर द्वारा की जाती है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक जो है यहाँ पे नहीं हो सकती है, ये लाइन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? ध्यान रखिए, तो प्राक्कलन समिति जो है ये बड़ी समिति है। देखिए मैं आपको बता दूं, संसदीय समिति में या समितियों में सबसे बड़ी जो है 3 सदस्य वाली समिति प्राक्कलन समिति होती है, जिसके सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसदीय प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, विधानसभा से होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष जो है ये सत्तारूढ़ दल का नेता होता है ना, जिसका सत्ता होता है उसका नेता होता है। ठीक है, वर्तमान में जो है अध्यक्ष हालांकि यहाँ पे संजय जायसवाल है, इसे थोड़ा सा काट लीजिएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है यहाँ पे संजय जायसवाल है। ठीक है, लोक लेखा समिति की मैं बात करूँ तो इसमें 22 सदस्य है, 22 सदस्य लोक लेखा समिति में, और प्राक्कलन समिति का जुर्मा बहन जो किसको कहा जाता है? ये लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो कौन लेगा? ये काम कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार से संबंधित सामान्यतः सभी निर्णय मंत्रिपरिषद मतलब कैबिनेट द्वारा जो है यहाँ पे लिए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान है। मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय भी होते हैं। यह भारतीय राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जो है उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। कौन सा? तो कैबिनेट मंत्री है ना। यह जो है केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारण अंग तथा यहाँ पे उच्च कार्यकारिणी है। अगले प्रश्न पर अगला क्वेश्चन है, स्पीकर पद अध्यक्ष होता है ना? ये कानून समिति का होता है। देखिए नियम या कानून समिति का अध्यक्ष स्पीकर होता है। लोकसभा के नियम समिति में जो है लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की जो है नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, समिति का कार्य संचालन संबंधित मामले पर विचार करना तथा नियमों में ऐसे संशोधन अथवा परिवर्तनों की जो है सिफारिश करना जिसे वे जरूरी समझे। मैं आपको बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 118(1) में जो है व्यवस्था की गई है कि संसद की प्रत्येक सभा अपनी प्रक्रिया का जो है कार्य संचालन विनियमन के लिए नियम बना सकती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का जो है सेवा काल होता है तो ये 5 साल का होता है, सबको पता होना चाहिए ना। देखिए अनुच्छेद 67 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की जो है सेवा काल 5 वर्ष का होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी जो है वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत मतलब पद से हटाया जाता है, पदच्युत करने का जो है प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा उसी स्वीकार करे, लोकसभा उसे होना चाहिए, उसे स्वीकार करे तो उपराष्ट्रपति का अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की जो है निर्धारित न्यूनतम आयु राज्यसभा का बोला जाए ना 30 साल होना चाहिए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति का निर्धारित न्यूनतम एज है वो कम से कम 30 साल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी होगा तो चलेगा, जब तक जिंदा है तब तक लड़ सकते हैं, कम से कम 30 साल का कंडीशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है ना? तो आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री हो जाता है। देखिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी जो है प्रधानमंत्री है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह क्या है? तो संघ की कार्यकलाप के प्रशासन या विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, संघीय कार्यकलाप के जो है प्रशासन के संबंध में यहाँ विधान के संबंध में जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उसे दे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए कह रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? देखो भाई ये आंसर होगा 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में जो है ये प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। थोड़ा सा आगे भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 113 का क्लॉज 1 क्या कहता है ना? आप देख सकते हैं। तो अगर प्राक्कलन समिति जो संचित निधि पर जो भारित है संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, परंतु उन पर चर्चा हो सकेगी। अगला यहाँ पे 113(2) अनुच्छेद 113(2) क्या कहता है भाई? तो कह रहा है कि संचित निधि पर भारित व्यय में होगा भाई खर्च, भिन्न अन्य व्यय से संबंधित प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदान मांगों के रूप में रखी जाती है। मांग को अनुमति देने, रोकने, निर्दिष्ट मांग की रकम कम करने की शक्ति लोकसभा में निहित होगी। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, अनुच्छेद 113 किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक जो है मांग प्रस्तुत की जाती है। बड़े मंत्रालय तथा विभागों की तरफ से एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में एक अलग जो है मांग प्रस्तुत की जाती है। आम बजट में जो है 109 मांगे जो कि 103 आम नागरिक प्रशासन में 6 सेना के लिए, ठीक है, सेना के खर्च के लिए होती है, जबकि रेलवे बजट में 32 मांगे होती है और प्रत्येक मांग पर जो है लोकसभा में अलग से मतदान भी होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रोत्साहित या फिर प्रत्यायोजित शक्ति से जो है संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बात अधीनस्थ विधान पर जो है समिति हो जाएगा। आइए इसके बारे में देख लीजिए एक बार सरसरी निगाहों से। देखिए कार्यपालिका को जो है नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित समिति अधीनस्थ विधायन समिति, इसे अधीनस्थ विधान का समिति कह सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृतियों के अनुसरण में जो है बनाए गए प्रत्येक नियम, उपनियम, विनियम जो है उपविधि, निर्देश अथवा आदेश जिसको संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, ताकि यह जांच हो सके कि संसद द्वारा कार्यपालिका को जो है प्रतिनिधित्व अथवा विधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जो है उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं। यह समिति इस पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती है।
मैं आपको बता दूं, इसकी जांच करने तथा इस पर जो है प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों में, लोकसभा तथा राज्यसभा, अलग अलग जो है 15 सदस्यीय अधीनस्थ विधायन समिति का गठन मतलब कि स्पीकर सभापति द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन जो है 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कह रहा है कि इनमें कौन सा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। देखो भाई, हालांकि इसका आंसर बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, 15वें वित्त आयोग के सदस्य की मैं बात कर लूँ तो ये नहीं था, सुदीप तो जो मुंडले थे वो नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन जो है अभी 16वें वित्त आयोग हो गया है ना, अभी मैं बताऊंगा 16वें वित्त आयोग के बारे में। तो ये जो है 15वें वित्त आयोग का गठन जो है ये 15 नवंबर 2017 को किया गया था। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, जिसे शॉर्ट फॉर्म एनके सिंह कहते हैं, और 4 अन्य सदस्य थे, अशोक लाहिरी, अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह और डॉक्टर जो है रमेश चंद, तथा सचिव जो है अरविंद मेहता थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। तो अगर बात कर लो तो 15वें वित्त आयोग की जो है कार्य की अवधि जो है ये 2021 से 22 से 2025-26 तक के लिए होगी। अब 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया, आपको पता होना। मैं आपको बता दूं 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में, ये ध्यान रखिएगा किधर भागे भाई, तो 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है अभी प्रेजेंट टाइम में अरविंद पनगडिया, ध्यान रहे, डॉक्टर अरविंद पनगडिया जो है भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। डॉक्टर अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आपको ये पता होना चाहिए, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं 31 दिसंबर, इस तिथि को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ना, यहाँ पे लिख देता हूं 31 दिसंबर 2023 को जो है केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किसने, तो ये 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16वें वित्त आयोग को जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए रिपोर्ट सौंपेगी, तो ये थोड़ा सा माइंड में चीजों को रखिएगा। 16वें वित्त आयोग का पहली बैठक जो है 14 फरवरी 2024 को हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16वें वित्त आयोग का जो सदस्य है ये अजय नारायण झा है, जो कि पूर्व व्यय सचिव रहे हैं ना, जॉर्ज मैथ्यू है, और उसके सौम्या क्रांति घोष है ना। तो ये पूछने जाते हैं, पर इसका अध्यक्ष को ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो गूगल बाबा का सहारा आप लोग ले सकते हैं, वहाँ पे दीजिएगा तो सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर जो हटाया जा सकता है। तो बेसिक सी बात है, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहाँ से जो है महाभियोग के थ्रू हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के तहत जो है पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया। यह एक जो है अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया में जो है संसद के सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं, महाभियोग जब राष्ट्रपति पे लाया जाएगा तो, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है ना, तो संसद के द्वारा अभी आपने देखा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो भाई 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, अभी आपने देखे। मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 80 में जो राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 80 एक खंड ख के अनुसार राज्यसभा के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम 238 सदस्य के प्रतिनिधि होंगे। देखिए, अनुच्छेद 80 क के अधीन राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकेगा। और अनुच्छेद 83 के अधीन नाम निर्देशित प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति को यहाँ पे किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम है ना। तो सबसे ज्यादा किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद बिहार है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में जो है राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित राज्य और केंद्रशासित क्षेत्रों से किया जाएगा, ठीक है। और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक बात है कि उत्तर प्रदेश में 31 जो है राज्यसभा में सीट है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है और बिहार में जो है 16 है, ठीक है। मैं आपको बता दूं राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में जो है कितना, तो 1/3 1/3 सदस्य जो है कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और इसका सदस्य का जो एज होना चाहिए कम से कम 30 साल का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी का सभी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो आंसर इसका जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? देखिए, आपने देखा ना कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, बिल्कुल। इसका कार्यकाल 5 साल नहीं बल्कि 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है के बाद 1/3 1/3 अभी आप देखें ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जैसे बात है यहाँ पे सी हो जाएगा। तो पहला और तीसरा है ना, पहला और तीसरा सही है। बाकी इसके जो करेक्ट सदस्य का जो है 25 साल होता है, 30 साल होता है, अभी आपने देखा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी दूसरा और चौथा गलत था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा में होते हैं तो जाहिर सी बात है 250 सदस्य होते हैं, 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी इज द राइट आंसर, अभी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? निर्वाचित शब्द को पकड़िए, बहुत सारे लोग खुशी खुशी में 250 टिक कर देंगे। निर्वाचित सदस्य कह रहा है, ठीक है। तो ये 238 हो जाएगा। 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा बी, जब संविधान संशोधन करते हैं ना भैया, तब। अभी इस राइट आंसर ये देख लेते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 268 में दी गई है, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन की मैं बात करूं तो विशेष बहुमत तथा दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन से किया ये जाता है, आपको पता होना चाहिए। संशोधन की जो है दोनों प्रक्रिया आप देख सकते हैं, संशोधन की दोनों प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया जिसे साधारण या फिर कह सकते हैं कि सामान्य संशोधन कहा जाता है और अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 का प्रावधान होता है, जबकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है पूरा स्थापित किया गया था? तो आंसर ये हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो, होता यह है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में वर्ष 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को संविधान में जो है पुनः स्थापित या कह सकते हैं पूरा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों को जो है न्यायालयी हस्तक्षेप से जो है मुक्त रखना था। और होता यह है 1973 में केशवानंद भारती बाद मतलब केस में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना एवं एल चंद्र कुमार तथा कोहलेव
कोएल्हो 2007 के जो है केस के उपरांत होता यह है कि 9वीं अनुसूची के विषय की न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है और वर्तमान में देखा जाए तो 9वीं अनुसूची में टोटल 284 विषय को रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि आसान सा क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत हो जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत के जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह अपना पद राष्ट्रपति के परिषद प्रयत्न धारण करता है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी। ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए होती है। महान्यायवादी को जो है भारत के संपूर्ण न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा और ये अनुच्छेद 76 का जो है क्लॉज 3 कहता है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से जो है उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं आंसर इसका ए हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 15वीं जो है राष्ट्रपति थे। इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 के मध्य रहा है। अपने पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हुआ था। ध्यान रखिएगा। और ये उपराष्ट्रपति के पद पर कभी नहीं रहे। शेष तीनों जो आपने देखा वो उपराष्ट्रपति के पद पर जो है ऑलरेडी रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए। और वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन है? तो ये जगदीश धनखड़ जो कि 14वें है, 14वें नंबर का। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन, इस लाइन को समझिएगा, कि नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? तो आंसर बी हो जाएगा, है ना। 100 कितने नंबर का? तो 26 नंबर का। तो संविधान के जो है 126वां विधेयक जो 2019 में लाया गया था उसके थ्रू। देखिए, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 और 10 दिसंबर को लोकसभा और 12 दिसंबर को जो है राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जिसमें एंग्लो इंडियन के जो है 2 सदस्यों का नामांकन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। और यह साथ ही इसके SC और ST के सीटों का आरक्षण अभी जो है अगले 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ाने का फैसला किया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, पुनः विचार के लिए वित्तीय विधेयक की वापसी। ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति की कई वैधानिक और आपातकालीन अधिकार दिए गए हैं, किंतु या परंतु कह सकते हैं वित्तीय मामले में राष्ट्रपति का अधिकार सीमित है। कौन से मामले में? तो वित्तीय मामले में। इस लाइन को देखिएगा, वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति किसी वित्त विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद को वापस नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय किसके, लोकसभा जो है सचिवालय किसके सीधे जो है पर्यवेक्षण में आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। मैं आपको बताऊं तो लोकसभा सचिवालय एक जो है स्वतंत्र निकाय है जो लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, आपको ये ऑलरेडी पता है। अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मैं आपको बताऊं तो आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। ध्यान रहे, ये सारे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये डायरेक्टली प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के जो है निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी जो है निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। और हाल ही में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है, आप सबको पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को जो है संसद में इनमें से क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 112 और 110, है ना। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है उसमें, ठीक है। आमतौर पर बजट कहा जाता है, तो देखिए हमारे संविधान में ना बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद 112 में तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसे आमतौर पर हम लोग बजट कहते हैं। तो अनुच्छेद 112(1) के अधीन राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के जो है संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार की उस वर्ष की प्राप्तियों एवं व्ययों, क्या प्राप्ति हुआ है और क्या खर्च हुआ है, तो संसद को दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, ठीक है। क्या खर्च होने वाला है और क्या खर्च हो चुका है ना, क्या इसमें जो है प्राप्ति हुई है और क्या होने वाला है ना। तो इतने आर्थिक समीक्षा और बजट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। साथ ही अनुच्छेद 10 का 3 में धन विधेयक के जो है विनिश्चय एवं 110 के 4 में जो है धन विधेयक के प्रस्तुतिकरण और राष्ट्रपति की अनुमति संबंधी प्रावधान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, पूछे जाते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी जो है वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो विकल्प डी इज द राइट आंसर। अच्छा, आंसर क्या होगा? डी, ये तो हम लोग आंसर किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करें कि भारत की संचित निधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, से भुगतान, संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? बी, भारतीय संसद। मैं आपको बता दूं, भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। सरकार को जो है मिलने वाले सभी राजस्व, जैसे सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, टैक्स से, सरकार द्वारा दिए गए ऋण की वसूली से जो धन प्राप्त होते हैं, ये सभी का सभी संचित निधि में जमा होता है। कहां पे? तो संचित निधि में जमा होता है, ठीक है। और संसद के अनुमोदन के द्वारा ही सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से, मतलब कि संचित निधि से करती है। इसलिए इसे जो है संचित निधि को भारत का यहाँ पे संचित निधि कहा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में जो है क्या सम्मिलित है? धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं? चूंकि अभी आपको एक आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है तथा धन विधेयक के अंतर्गत जो है निम्नलिखित विषयों को शामिल किए जाते हैं। पहला आप देख सकते हैं, किसी कर का लगान हटाना, परिवर्तन या नियंत्रण करना। दूसरी बात देख सकते हैं, सरकार द्वारा धन उधार लेने को नियंत्रित करना और भारतीय सरकार की जो है वित्तीय उत्तरदायित्वों के से संबंधित जो है विधियों का संशोधन। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की जो है अभिरक्षा और इस कोष में पैसा जमा करने अथवा निकालने संबंधी प्रावधान है। और भारत की संचित निधि से जो है विनियोग। और अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर जो है भारित करना अथवा खर्च की मात्रा में वृद्धि। तो ये सब प्रावधान था, तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करा कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, कटौती प्रस्ताव का अलग अलग उद्देश्य होता है, ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए, कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध जो है संसद की वीटो शक्ति है, जिसका उद्देश्य सरकार एवं उसकी नीतियों पर जो है प्रभावी नियंत्रण से है। सरकार के विरुद्ध सामान्यतः 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव संसद के सदस्य द्वारा लाया जाता है। पहला आप देख सकते हैं नीतिगत कटौती, दूसरा सांकेतिक कटौती
और तीसरा जो है अर्थगत कटौती। अच्छा, ये क्या होता है जरा सा समझ लीजिए। देखिए, ढांचागत नीतियों से जो है विरोध दर्शाते हुए या फिर दर्शाने हेतु जब 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है तो इसे जो है नीतिगत कटौती कहते हैं। प्रस्तावित अनुदान की मांग में कमी करने के लिए, किसके लिए, तो कमी करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अर्थगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। और जब सरकार की कार्यशैली पर सांकेतिक असंतोष व्यक्त करना होता है तब जो है 100 रुपया की कटौती प्रस्ताव रखा जाता है, जिसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। अतः कटौती प्रस्ताव में जो है रुपए से संबंधित कटौती उद्देश्य नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया होता है। इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखना है। हालांकि आयोग ने इस प्रश्न का आंसर हालांकि सी किया था, जो कि सी गलत ही होगा क्योंकि अलग अलग ऑप्शन है जो कि आपने भी देख लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में जो है कौन सम्मिलित होते हैं, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं जो है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। चलिए, अनुच्छेद 53A में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह जो है इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के खंड क एवं खंड ख के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण या मत के माध्यम से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों व राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, आपको पता हो गया है ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो जैसे बात है बी हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर कह सकते हैं कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली से। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ये देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है, तो भैया यह जो है लोकसभा के जो स्पीकर होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, वो पारित करता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला है। तो भारत में धन विधेयक को अध्यक्ष मतलब स्पीकर पारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को जो है परिभाषा किया गया। अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, उस पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष का निश्चय अंतिम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। हालांकि आंसर ये हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि 25 और 30 आता तो दोनों सही होता है, दोनों इसलिए सही होता है। अभी देखिए, आपको पता है राष्ट्रपति जो है ना, सॉरी प्रधानमंत्री जो है ना, राज्यसभा से भी बनते हैं और लोकसभा से बनते हैं। तो जब राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है राज्यसभा के सदस्य के लिए कितना एज होना चाहिए, कम से कम 30 साल है ना। अगर लोकसभा से बनता है तो कम से कम 25 साल एज चाहिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को रहता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन जो है 30 दिया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर ये होगा। मैं आपको बता दूं, भारत में जो है प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 75 में जो है केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और संविधान में प्रधानमंत्री की जो है न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु भारत के प्रधानमंत्री को जो है लोकसभा एवं राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा का सदस्य होता है तो उसके लिए एज कम से कम 25 साल होना चाहिए। यदि राज्यसभा का सदस्य होता है तो न्यूनतम एज कम से कम कितना 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीवाई की मोस्ट इंपोर्टेंट ये है और एग्जाम में करके जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो अनुच्छेद 61 है, आप सबको पता होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के संविधान के जो है अनुच्छेद 61 में जो है किया गया है। राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने जो है संविधान के अतिक्रमण शब्द को परिभाषा नहीं किया है, संविधान में होना चाहिए, संविधान के अतिक्रमण शब्द का परिभाषा नहीं किया है। ठीक है, महाभियोग का आरोप जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और इन आरोपों पर जो है सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना कितना, 1/4 इस लाइन को समझिएगा, 4 में से 1/4 इस लाइन को समझिएगा, 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो देख सकते हैं आप, माइंड में चीजों को रखिए। अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल गैर धन विधेयक पर। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति द्वारा गैर धन विधेयक पर जो अपने निषेधाधिकार मतलब वीटो शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प आप देख सकते हैं, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, और तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं इसके पास है कि वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी, जबरदस्ती, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन को समझिएगा, और यही लाइन सब तो आपके पेपर में उठा के देते हैं ना, तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, तो भाई संसद ऐसा काम कर सकता है। एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है, संसद के पास है। अनुच्छेद 124(1) के तहत क्लॉज 1 के तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था की गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है भाई, 33 + 1, एक जो है मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश की संख्या 33 है, टोटल मिलाकर 34 है, 34 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, जो कि ओम बिरला है प्रेजेंट टाइम में। मैं आपको बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत या फिर अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गई है। वही अनुच्छेद 118(4) के अनुसार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति वो अगर एब्सेंट होता है तो वैसे स्थिति में पीठासीन होगा, जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो आप अभी ने देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित की गई है, तो आंसर भी हो जाएगा राष्ट्रपति में होता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार
भारत के एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जो है या इसका प्रयोग इस संविधान द्वारा स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ये करेगा। बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। अगला प्रश्न है सरकार की जो है संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है। हालांकि इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्यों ये होगा यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मैं आपको बता दूं भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में या फिर शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होना संभव नहीं है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की जो है उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए इसलिए संविधान में रोकथाम की व्यवस्था की गई है और इस उद्देश्य से जो है कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। आप देख सकते हैं किसको, तो कार्यपालिका को जो है इस लाइन को देखिएगा तो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है और इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह जो है इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अविधिमान घोषित करके उन्हें अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। मैं आपको बता दूं ये नोट वाला पॉइंट संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात कही गई है जिसके 3 अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए तो अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है तो जैसे बात है ये विधान पालिका। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा तो हम लोग अभी पहले देख लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करके भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो ये जो है विधायी शक्ति है। आपको पता होना चाहिए कि भारत संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार है ना उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके अंतर्गत परंतु कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। ठीक है, जो उन परिस्थितियों में आक्षेपित प्रतीत हो। देखिए इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। बेसिक सी बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं संसद को राज्य सूची में किस मामले के संबंध में जो है कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह राष्ट्रीय हित में हो। ठीक है, और देखिए संविधान के अनुच्छेद 249(1) के अनुसार राज्यसभा ने इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पारित किया हो कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है तब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। ध्यान रखिएगा और ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। लाइन देख सकते कितना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन लोकसभा का जो है सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की किस आयु से कम नहीं होना चाहिए। तो भाई जैसे बात है 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 25 साल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 मतलब 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा लोकसभा होंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अनुच्छेद 84 में प्रावधान है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त तभी होगा जब 84 ख राज्यसभा में जो है स्थान के लिए कम से कम 3 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। बेसिक बातें हैं, आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रपति आप सबको पता है कि संसद का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों सदन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनेगी जिनके नाम जो है राज्यसभा और लोकसभा होंगे जो अभी बता दिया हूं। अगला प्रश्न है भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो भाई कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है महान्यायवादी को। मैं आपको बता दूं संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को जो है यहाँ पे भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होता है कि वह भारत सरकार के विधि संबंधी सलाह दे और विधिक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। महान्यायवादी को जो है भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा यह जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होता है, देख सकते हैं, परंतु वोट देने का अधिकार भैया नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 के तहत आगे बढ़ जाते हैं। भारत सरकार को कानून विषय पर जो है कौन परामर्श देता है ना, तो आंसर क्या होगा ए अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अभी आपने देखा था जिसे हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो महान्यायवादी भाग ले सकता है, वोट नहीं कर सकता है। अभी आपने देख लिया भारत सरकार का जो है कौन अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकार रखता है। तो अभी आपने देख लिया ना भाई भारत का महान्यायवादी जिसे हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो वही चीज आ गया फिर से महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन धन विधेयक पेश किया जाता है तो केवल ध्यान रखिएगा यहीं पे लोग गलती करते हैं भाई, धन विधेयक केवल जो है ना लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में जो है पूर्व स्थापित नहीं किया जाता है। स्पष्ट है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही स्थापित या फिर पूरा स्थापित मतलब कि पूरा स्थापित मतलब पेश किया जाता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका विनिश्चय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अभी आप कुछ देर पहले देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और इसका विनिश्चय अंतिम होता है किसका विनिश्चय अंतिम होता है तो ये लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जो है परिभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के पद अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा भाई उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का बोला है तो आसान सा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 की मैं बात करूं तो भारत का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ पद धारण नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है, ये बेसिक बात है। और सभापति जो है सदन का सदस्य नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जो है जवाबदेही होता है? प्रधानमंत्री। तो आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है और संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन करें कि संघीय मंत्रिपरिषद के जो है मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर ही पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी आपने देखा राष्ट्रपति करते हैं भाई। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के 2 में जो है उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह जो है न्यायाधीश तब तक पद पर धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो यह जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की तरफ शक्ति का प्रयोग करते हैं। आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा प्रयोग करते हैं अपना शक्ति। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, कह रहा है कि एक जो एमपी होता है, एमपी का सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 22 अवधि के लिए अनुपस्थित होता है। देखिए, हालांकि इसका आंसर ई हो जाएगा। ई क्यों होगा जरा देखिएगा, यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिन के अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में जो है अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। और 60 दिनों में जो है 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि में को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि 60 दिन में जो है 60 दिन न देकर 2 माह दिया गया है। अच्छा, ऑप्शन में 60 दिन नहीं है, अच्छा 2 माह है, 3 माह है, अच्छा वो गलत हो जाएगा। 2 माह में हो सकता है कि 61 दिन भी हो सकता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 दिन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने करें कि लोकसभा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भाई, तो यह जो है लोकसभा के स्पीकर को है ना, मतलब कि स्पीकर समझ रहे ना, लोकसभा अध्यक्ष को। देखिए, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट, अच्छा लोक लेखा समिति है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी क्वेश्चन है, तो लोक लेखा समिति जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करते हैं। और इस समिति के जो है यहाँ पे लोक लेखा समिति के 22 सदस्य, 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होता है, निर्वाचित होते किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा है ना। और लोक लेखा समिति का और समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। लोक लेखा समिति के द्वारा जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर जो है में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। सही से भी एक बार देख लीजिए, स्टार्ट दिया गया। देखिए, अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है धन विधेयक राज्यसभा जो राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, पेश नहीं किया जाता, ये लिखा हुआ है। और साथ ही अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। अच्छा, इस लाइन को एक बार देखिए लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 109(1) के अनुसार जो है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा की 14 दिन में वापस करेगी। और इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामले में जो है यहाँ पे शक्तिहीन है। ठीक है, तो आपने देख लिया, बेसिक बात है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? बेसिक सा क्वेश्चन, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि किसी भी ऐसी परिस्थिति यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्य को जो है यहाँ पे संपन्न करने में असमर्थ हो, तो भारतीय संसद को उनके कार्य के जो है यहाँ पे संपादन की व्यवस्था करनी होगी। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत जो है संसद ने प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल 1969 पारित किया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति पर उच्चतम न्यायालय के जो है उपलब्ध वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश राष्ट्रपति का कर्तव्य को जो है संपन्न करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे करेंगे, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ना, अभी आपने देखा ना कि वरिष्ठ न्यायाधीश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने करेगा, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा। देखिए, मैं आपको बता दूं, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपबंधित किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होगा और वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, अनुच्छेद 64 कहता है। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति की कृतियों का जो है निर्वहन करता है और उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा का सभापति पद के जो है कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को जो है यहाँ पे संदेह वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जाहिर सी बात है समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, मैं कुछ देर पहले बताया था। संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का जो है विघटन होता ही नहीं है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है राज्यसभा, किंतु उसके सदस्य में से जो है एक तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष एक जो है तिहाई सदस्य के लिए निर्वाचन होगा और इस प्रकार जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने करें कि राज्यसभा को जो है भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ठीक है, तो डी हो जाएगा भाई, राज्यसभा का कोई नहीं करता है ना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को जो स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसे भी घटित नहीं किया जा सकता है ना। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लीजिएगा, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है तो केंद्रीय सरकार का है ना,
देखिए, भारत का संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है भारत में, और जिसमें केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मुखिया होते हैं। देखिए, वित्त बिल के लिए जो है किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आइए इसका देख लेते हैं, इसके बाद एक बार इसे चर्चा निकालते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 अथवा वित्त विधेयक को राष्ट्रपति के जो है पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्य की सीमाओं, क्षेत्रों तथा नामों को जो है परिवर्तित करने वाले विधेयक तथा व्यापार और वाणिज्य पर जो है प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना जो है संसदीय राज्य विधानमंडल में जो है पेश नहीं किए जा सकते हैं। धन विधेयक पर जो है लोकसभा को एक अधिकार प्राप्त है किसी कर के अधिरूपण, परिहार, उत्पादन या विनियमन, संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करना आदि से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का जो है सभापति कौन है, तो ये उपराष्ट्रपति। आपने देखा अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, और यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए, लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो यह जो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो लोकसभा में जो उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। लेकिन आपको पता है वर्तमान में 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2000, तो 104 नंबर का संविधान संशोधन 2019 द्वारा जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में आंग्ल समुदाय का जो है यहाँ पे मनोनयन समाप्त कर दिया गया। ये बेसिक से बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के जो है कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, ये पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या स्वयं अपने या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। संविधान में जो है कार्यपालिका का शक्ति शब्द का जो है यहाँ पे कोई परिभाषा नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह बहुमत दल का नेता होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो है केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। अभी आपने देखा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा करने के पहले भंग किया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आइए देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष का है, परंतु या फिर किंतु राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इसके पूर्व ही विघटित कर सकता है, अनुच्छेद 85(2) ख के तहत। देखिए, आमतौर पर भारत के जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ये लोकसभा का सदस्य, लेकिन राज्यसभा का भी सदस्य होता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 74 में यह अभिव्यक्त रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो है प्रधानमंत्री होगा। सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, परंतु यह अनिवार्य शर्त नहीं होती। प्रधानमंत्री के पद एवं कार्य की बात करें तो सदन में जो है प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का जो है अध्यक्ष होता है और इसकी बैठक बुलाता है और उसका जो है सभापतित्व करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिएगा। तीसरे नंबर, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य तथा बहुमत दल का नेता होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, ये सब जो है नाम बताया हूँ, ये सब का सब जो है राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को जो है अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या, तो भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। ये देख लेते देखो, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो है किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य की संख्या के बहुमत द्वारा स्थापित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3, कितना 2/3, इस लाइन को देखिएगा, बहुमत जो है यहाँ पे समर्पित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि संसद के दोनों सदन का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ठीक है, तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा ये सिर्फ 4 नंबर का सही हो जाएगा। ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिसे दोनों में मतभेद हो। ठीक है, आगे बताओ, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जो है सदन का संयुक्त अधिवेशन तब तक आयोजित होता है जब तक किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में जो है दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन है ना, तो बी आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री होता है। देखिए, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा का प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। देखो भाई सी हो जाएगा, अभी कुछ देर पहले हम देखते थे ना 1900 जनगणना 1971 के था। ठीक है, देखिए, मूल भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 में देखा जाए तो लोकसभा में सीटों को निर्धारण प्रत्येक पूर्ववर्ती जनगणना पर जिनके आंकड़ों का जो प्रकाशित किए गए तो आधारित था, जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन करके निश्चित किया गया हो। सन 2000 ईस्वी के बाद जो है वाली प्रथम जनगणना 1971 जनगणना ही लोकसभा के सीटों का आवंटन का मानक जनगणना मानी जाती है, और 84 नंबर का संविधान संशोधन 2001 में किया गया था, तो अगले 25 वर्षों के लिए 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि राज्य विधानसभा में सीटों का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का जो है कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है तो उसे प्राप्त न हो सकेगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, लोकसभा के प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का कितना, वैध मतों का देखिएगा, वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार कुल अपर्याय मत का 6ठा भाग 1/6 भाग कम से कम प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों का जमानत राशि, अच्छा इतना से कम 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले जो प्रत्याशी होता है तो वो उसका जमानत राशि जो है जब्त कर लिया जाता है, अगर इतना वोट आप 1/6 नहीं प्राप्त करते हैं तो, है ना, प्राप्त मतों का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो ये केवल लोकसभा में, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की। देखिए, वित्त विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के जो है अध्यक्ष का निर्वाचन अंतिम निर्णय होता है। धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर से ही प्रस्तुत की जाती है। लोकसभा के जो स्पीकर का निर्वाचन होता है तो यह जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, देखिए मैं आपको बता दूं आगे, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था जो संविधान के अनुच्छेद 93 में ही दी गई है, जिसके अनुसार लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों के माध्यम से सदन के उचित संचालन हेतु एक अध्यक्ष और एक जो है उपाध्यक्ष चुनाव करेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर जो है आसीन रह सकता है, तो है ना 6 महीने तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी भारत में किसी भी सदन का सदस्य होते हुए बिना कोई व्यक्ति 6 महीना से अधिक नहीं मंत्री पद पर जो है आसीन रह सकता है। अगला क्वेश्चन है,
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है दोनों सदनों को जो है आहूत करने का 17वां लोकसभा का विघटन करने का जो शक्ति है। ठीक है, ये बेसिक बात है, आपने पहले भी देख लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जहां तक लोकसभा में जो है प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे या तीसरे दर्जे पर है ना, तो आंसर स्टार हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। मैं क्यों कह रहा था कि लोकसभा के प्रतिनिधित्व के आधार पर सबसे अधिक जो है 80 प्रतिनिधि चुनकर भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश का स्थान है, और बिहार में जो है 40 है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की मैं एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरे या तीसरे स्थान पर जो बिहार और महाराष्ट्र आप देख सकते हैं, जिसके 1994 का प्रश्न है, इसलिए क्योंकि बिहार में जो है अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 40 सीट है, उस समय झारखंड भी था, तो प्रेजेंट टाइम में बिहार में जो 40 सीट है, ध्यान रखिएगा, है ना। और तो ये कुछ झारखंड में 14 सीट है। आपको बताना चाहिए उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए 40, दूसरे नंबर महाराष्ट्र आ जाता है, तीसरे बिहार जो है अगला उसके बाद आता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता, वर्तमान समय में दूसरे और तीसरे दर्जे पर जो है यहाँ पे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल बिहार लोकसभा के प्रतिनिधित्व के मामले में चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा अभी प्रेजेंट टाइम में। हालांकि यहाँ पे मैं लिख भी दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को जो है अधिकार नहीं देता है, तो भाई यह जो है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ठीक है, मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को जो है राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार के जो है निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का जो है राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा जो है स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे जो है अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? तो भाई 14 दिन तक। अभी आपने देखा ना कुछ दिन पहले, संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को जो है अधिकतम जो है 14 दिन तक ही रोक सकती है। 14 दिन के जो है बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है ना। तो धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा का कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का जो है प्रावधान है जिसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बेसिक बात है, तो भाई राष्ट्रपति द्वारा, देखो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बाकी मुख्यमंत्री जो है राज्य का मुख्यमंत्री, ये आपको पता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पे गलती लोग करते हैं, गलती मत करिएगा। अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 42 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भी है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। भाई भारतवर्ष की जो है रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो है राष्ट्रपति होता है। देखिए भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, मतलब रक्षा बल का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का, जल, स्थल और वायु, सुप्रीम कमांडर जो है राष्ट्रपति होता है, और भारत के राष्ट्रपति के ही द्वारा तीनों सेनाओं का की जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संसद में होते हैं, है ना, तो संसद में अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, है ना, तो तीनों हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति नहीं होता है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है भारतीय संसद का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जो है चुने गए प्रथम दलित थे, भाई आपको पता होना चाहिए आंसर क्या होगा? जीएसबी बाल योगी थे। जीएसबी जो है बाल योगी लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे। इन्हें 12वीं लोकसभा का जो है अध्यक्ष निर्वाचित होने और सम्मानित से जो है 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष पुनः जो है यहाँ निर्वाचित होने का सम्मान प्राप्त है। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोगों का है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप देख सकते हैं, संघ की कार्यपालिका, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, है ना,